हेलो एवरीबॉडी। इस सेवन्थ वीडियो में हम आज राजा और संसद के मध्य संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्रॉमवेल ने इंग्लैंड पर शासन किया और किन परिस्थितियों के कारण इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की एक भूमिका बनी। इसके पहले हम देखेंगे कि क्रॉमवेल के नेतृत्व में जब चार्ल्स को हरा दिया जाता है और चार्ल्स को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो एक रंप पार्लियामेंट का शासन आता है। तो 1648 में चार्ल्स प्रथम के भाग्य का फैसला करने के लिए लॉन्ग पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया गया। इसके अधिवेशन के पहले कुछ प्रेस बिस्टेरियन सदस्यों ने राजा से समझौता करना चाहा। क्रॉमवेल इससे बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हुआ। उसने अपने भतीजे कर्नल प्राइट को संसद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि केवल उसके ही समर्थक अंदर आ सकें। 490 सदस्यों में से केवल 90 सदस्य जो कि क्रॉमवेल के समर्थक थे उनको संसद के भीतर जाने दिया गया। इस घटना को प्राइड पर्ज के नाम से जाना जाता है। प्राइड पर्ज क्या थी? जब क्रॉमवेल के नेतृत्व में संसद के अंदर मात्र 90 सदस्यों को अंदर जाने दिया और जो उसके विरोधी थे उनको बाहर ही खड़ा किया, जबकि संसद का सत्र हो रहा था। 90 सदस्यों की ये सभा रंप पार्लियामेंट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसने राजा को मौत की सजा दी। इस पार्लियामेंट ने 1653 तक इंग्लैंड पर शासन किया। इतिहासकार कीर के अनुसार प्राइड पर्ज द्वारा पवित्र की गई संसद में सारी शक्ति आ गई। इसने 1649 में एक अध्यादेश द्वारा राजतंत्र और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड को स्वतंत्र कॉमनवेल्थ घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ। यह पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स और जनता के पूरे प्रतिनिधियों के बिना इंग्लैंड पर शासन करती रही। उसके सदस्यों ने शक्ति के सभी स्रोतों पर अधिकार कर लिया तथा उनका गलत प्रयोग करके अनुभव करा दिया कि उनको अलग और सीमित करने की अत्यंत आवश्यकता है। वास्तव में जब हम इस काल में रंप पार्लियामेंट का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह नाम मात्र का गणतंत्र था। शासन की सारी शक्ति क्रॉमवेल और उसकी सेना में निहित थी। इस रंप संसद ने प्रिवी काउंसिल का अंत करके काउंसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना की थी। अब क्रॉमवेल के शासनकाल में क्या क्या हुआ? इसका शासनकाल है 1653 से 1658 तक। 20 अप्रैल 1653 को सेना की सहायता से क्रॉमवेल ने रंप पार्लियामेंट को भंग कर दिया तथा तलवार के बल पर वह इंग्लैंड का स्वेच्छाचारी शासक बन गया। उसके एक नए विधान जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा कार्यपालिका की शक्ति अब क्रॉमवेल ने लॉर्ड प्रोटेक्टर की हैसियत से प्राप्त कर ली। कानून निर्माण का कार्य एक सदन वाली संस्था को दिया गया जिसमें राजतंत्र समर्थक सदस्यों को नहीं लिया गया। प्रजातांत्रिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी वह गणतंत्र व्यवस्था को सही अर्थों में कभी भी लागू नहीं कर पाया था, क्योंकि क्रॉमवेल ने सदैव सेना की सहायता से शासन किया। नई व्यवस्था केवल उसकी योग्यता पर निर्भर थी। क्रॉमवेल द्वारा लागू किए गए शासन से जनता बहुत तंग हो गई। सैनिक व्यवस्था की अलोकप्रियता को देखते हुए
क्रोमवेल ने एक नया संविधान लागू किया और इस संविधान को उसने हम्बल पेटिशन एंड एडवाइस का नाम दिया। नवीन विधान जब हम देखते हैं तो ये ऐसा था जैसे राजतंत्र हो। केवल अंतर यह था कि क्रोमवेल ने राजा की उपाधि धारण नहीं की थी और वो खुद को लॉर्ड प्रोटेक्टर ही बताता रहा, परंतु राजा द्वारा प्रयुक्त की गई सभी शक्तियों का प्रयोग क्रोमवेल के द्वारा ही किया जाता था। क्रोमवेल ने हालांकि दिखाने के लिए गणतंत्र स्थापित किया, परंतु वास्तव में वह चार्ल्स प्रथम से भी ज़्यादा कठोर शासक था। उसने जनता को लेखन, भाषण, मत देने की स्वतंत्रता आदि प्रदान नहीं की। उसने प्रजा पर बहुत ज़्यादा कर लगाए। इतिहासकार एडम्स के मत में राजा, चर्च और लॉर्ड सभा सभी समाप्त हो गए। केवल इंग्लैंड में सैनिक व्यवस्था विद्यमान रही और जिसका प्रमुख क्रोमवेल था और जो लॉर्ड प्रोटेक्टर की हैसियत से वहाँ पर कार्य करता था और राजा के द्वारा प्रयुक्त की गई सभी शक्तियों का पूर्ण रूप से उपभोग उसके द्वारा किया जाता था। क्रोमवेल को आयरलैंड व स्कॉटलैंड से युद्ध करने में काफ़ी धन खर्च करना पड़ा था। इन दोनों प्रदेशों ने चार्ल्स प्रथम की गिरफ्तारी और मृत्युदंड का विरोध किया। हॉलैंड से भी व्यापारिक समस्या पर युद्ध हुआ। इससे इंग्लैंड की विजय अवश्य हुई, परंतु धन काफ़ी कुछ व्यय हुआ। परिणाम स्वरूप क्रोमवेल ने क्या किया, उसने जनता पर और ज़्यादा कर लगाया। जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने जनता पर चार्ल्स प्रथम से भी 3 गुना ज़्यादा कर लगाए थे और इसका भार निम्न और मध्यम वर्ग को सहना पड़ा। ये वर्ग क्रोमवेल के बिल्कुल विरोधी हो गए। उसकी धार्मिक नीति ने भी जनता में असंतोष पैदा कर दिया। क्रोमवेल कट्टर प्यूरिटन था। उसने भिन्न भिन्न विचार रखने वाले प्रोटेस्टेंटों के साथ उदार नीति अपनाई, परंतु कैथोलिकों के प्रति कठोर नीति का पालन किया। तो इसके परिणाम स्वरूप ना तो उसके समर्थक संतुष्ट हुए और ना ही उसके विरोधी संतुष्ट हुए। कट्टर प्यूरिटन होने के कारण उसमें कुछ ऐसे नियम लागू किए जो लोगों को पसंद नहीं थे। जैसे एक नियम के द्वारा उसने मांस खाने पर प्रतिबंध लगाया। मई महीने में विभिन्न पर्वों पर मुर्गों और रीछों की लड़ाई उसने बंद करा दी। घुड़दौड़, लोक नृत्य खेलने तथा शपथ लेने को उसने अनैतिक माना और उसके नियमों का बड़ा गलत प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट जो उसका कार्य था वो ये था कि उसने इंग्लैंड को 11 भागों में विभक्त किया। प्रत्येक भाग में एक मेजर जनरल नियुक्त किया। इसका विरोध जनता ने किया क्योंकि यह वास्तव में सैनिक शासन नहीं था, परंतु एक निरंकुश शासन था। इन सैनिक अधिकारियों को जनता की वास्तविक स्थिति के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं था, अतः उनका शासन क्रोमवेल के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों में क्रोमवेल को जनता का समर्थन नहीं मिला और उसने जो भी योजनाएं बनाई थी वो अव्यावहारिक थी। उसके शासन तंत्र का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसका शासन तंत्र लचीला नहीं था। उसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और क्रोमवेल ने संसद के प्रभाव को तो करीब करीब नष्ट ही कर दिया था। इस प्रकार क्रोमवेल की जो शासन है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्रोमवेल का शासन करीब करीब असफल रहा। इतिहासकार टाउट ने
क्रॉमवेल की असफलता का वर्णन करते हुए लिखा है कि राजा के समर्थक उसे राजा का हत्यारा समझकर घृणा करते थे और प्रजातंत्रवादी उसे संपूर्ण शक्ति का अपहरण करने वाला समझते थे। उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड के विरोध को सैनिक बल पर दबाने का प्रयास किया। क्रॉमवेल ने संसद के शासन को पसंद करते हुए भी शासन को लॉर्ड प्रोटेक्टर की हैसियत से चलाया, अर्थात अपने ढंग से चलाया। उसने निश्चय किया कि यदि पार्लियामेंट इसे पसंद नहीं करती है तो पार्लियामेंट के साथ भी वह कठोर व्यवहार करेगा। इस प्रकार उसके शासन से चारों तरफ असंतोष फैल गया। 1659 में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रिचर्ड लॉर्ड प्रोटेक्टर बना, परंतु वह स्थिति को संभाल नहीं सका। चारों तरफ अराजकता फैलने लगी। यह विचार फिर से जोर पकड़ने लगा कि सदियों से राजतंत्र की परंपरा से जुड़े इंग्लैंड में कोई विकल्प सफल ही नहीं हो सकता है। जनता सोचने लगी कि स्टुअर्ट वंश की पुनर्स्थापना कर दी जाए। रिचर्ड को सेनापति पद हालांकि मिला, पर रिचर्ड का सेनापति पद को लेकर सेना में संघर्ष हो गया और रिचर्ड ने 1659 में त्याग पत्र दे दिया। इस अवसर पर जनरल मार्क ने एक नई संसद का निर्वाचन कराया। इसने चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को आमंत्रित करके इंग्लैंड में फिर से राजतंत्र स्थापित करने का निश्चय किया, इस शर्त पर कि गणतंत्र की स्थापना और अन्य घटनाओं के लिए वह किसी को दोषी नहीं ठहराएगा। उसे इंग्लैंड आकर के सम्राट बनने का निमंत्रण दिया गया। 1660 में चार्ल्स द्वितीय गद्दी पर बैठा। फिर से इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन स्थापित हुआ, परंतु हम देखते हैं कि चार्ल्स और उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय ने राजा की निरंकुशता को बनाए रखने का हर प्रयास किया। उन्होंने संसद की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिकों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। विदेश नीति के क्षेत्र में फ्रांस का साथ दिया। इन सब कारणों से जनता उससे नाराज हो गई और 1688 में उसने इंग्लैंड के विलियम को राजा बनने के लिए बुलाया। जेम्स द्वितीय राज्य छोड़कर भाग गया और इस प्रकार जो ये घटना है उसको इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं।